आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सच में आधुनिक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की नींव को पूरी तरह से बदल रहा है। मैं आपकी होस्ट हूं और आज का ये डीप डाइव बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। और मैं आज के इस विश्लेषण में टेक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहा हूं। ये विषय साइबर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, तो जब हम आज के डिजिटल परिदृश्य को देखते हैं तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जो पारंपरिक सुरक्षा उपाय थे वो अब पर्याप्त नहीं है। एकदम सही कह रही हैं। और खासकर जब बात इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की आती है। वही तो, मतलब एंटरप्राइज नेटवर्क में अब हजारों एंड पॉइंट्स जुड़ चुके हैं और इसी वजह से साइबर हमले एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो बहुत ही जटिल खतरा बन चुके हैं। हाँ, और ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का जो मुख्य स्रोत है वो एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च दस्तावेज है। इसका शीर्षक है नेट लैब आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स फॉर रियलिस्टिक थ्रेट सिमुलेशन। बहुत ही शानदार पेपर है ये। है ना? और इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ खुद को तैयार रखने के लिए नेट लैब जैसे आधुनिक टूल का उपयोग कर रहे हैं, ताकि वे अत्यधिक यथार्थवादी नेटवर्क सिमुलेशन बना सकें। जी। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे हमारे स्मार्ट उपकरण जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो न्यूनतम सुरक्षा के कारण बॉटनेट हमलों का आसान शिकार बन रहे हैं। और आज के मालवेयर मतलब वो इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि वे खुद नेटवर्क को समझकर अपनी रणनीति बदल लेते हैं। यही सबसे डरावनी बात है। तो इस तकनीकी बदलाव को हम कैसे समझें, क्योंकि पारंपरिक लैब्स तो अब वो पूरी तरह से बेमानी हो गई हैं। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग के लिए हम स्थिर लैब्स या स्टैटिक लैब्स का इस्तेमाल करते थे, जो एक बार सेट हो गई तो बस वैसी ही रहती थी। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में उनमें गतिशीलता और यथार्थवाद की भारी कमी है। आज के जो मालवेयर और रैंसमवेयर हैं वो स्थिर नहीं हैं। वो लगातार बदलते रहते हैं। हाँ, वे पॉलीमॉर्फिक हैं। वे अपना कोड बदलते हैं और नेटवर्क के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। तो एक ऐसी लैब जो हफ्तों से एक ही तरह से चल रही हो, उसमें आप ऐसे दुश्मन का अध्ययन कर ही नहीं सकते जो हर मिनट बदल रहा हो। और ठीक इसी कमी को दूर करने के लिए नेट लैब की जरूरत पड़ी। नेट लैब सच में एक गेम चेंजर है। बिल्कुल। ये एक ऐसा ढांचा देता है जो एकदम प्रोडक्शन ग्रेड नेटवर्क जैसा व्यवहार करता है। इसे आप जब चाहें तुरंत बदल सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि हम अतीत के हथियारों से भविष्य की लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। एकदम सही। तो नेट लैब एक गेम चेंजर के रूप में सामने आता है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे हम IAC भी कहते हैं। हाँ, IAC। अब सोर्स मटेरियल के अनुसार इस गतिशील वातावरण को खड़ा करने का जो पहला कदम है वो है YAML टोपोलॉजी का उपयोग। YAML यानी YAML? हाँ, ये वैसे तो इंसानों के पढ़ने लायक एक डेटा फॉर्मेट है, लेकिन जब हमें हजारों नोड्स को परिभाषित करना हो तो इसका उपयोग कैसे होता है, क्योंकि एक छोटी सी सिंटैक्स की गलती और पूरा सिमुलेशन क्रैश। ये एक बहुत ही तकनीकी सवाल है। तो नेटलैब इस चीज को कैसे संभालता है? देखिए, YAML का चयन ही इसलिए किया गया है क्योंकि इसे इंसान और मशीन दोनों पढ़ सकते हैं। अब नेटलैब में ये प्रक्रिया 3 स्पष्ट चरणों में होती है। अच्छा, 3 चरण। पहला क्या है? पहला है नेटवर्क कंपोनेंट्स की पहचान करना। एक आर्किटेक्ट को यह तय करना होता है कि टोपोलॉजी में कोर राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल और IoT डिवाइस का सटीक मॉडल क्या होगा। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बनाना। बिल्कुल। फिर दूसरा चरण आता है इन सभी कंपोनेंट्स और इनके बीच के जटिल कनेक्शंस को, जैसे BGP राउटिंग प्रोटोकॉल्स, इन्हें एक YAML फाइल में कोड के रूप में लिखना। सब कुछ कोड कर देना। हाँ, और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम चरण जिसका आपने जिक्र किया था, वैलिडेशन। जी, वैलिडेशन। नेटलैब सीधे डिप्लॉयमेंट नहीं करता। ये पहले कॉन्फ़िगरेशन को पार्स करता है। ये चेक करता है कि कोई सिंटैक्स त्रुटि या लॉजिकल लूप तो नहीं है, ताकि डिप्लॉय करने से पहले ही गलती पकड़ में आ जाए। बिल्कुल। अगर कोड में कोई खामी है तो सिस्टम उसे वहीं फ्लैग कर देता है। आजकल तो टीमें इस YAML फाइल को सीधे अपने CI/CD पाइपलाइन से जोड़ देती हैं, जिससे ये पूरा प्रोसेस स्वचालित और त्रुटि रहित हो जाता है। एकदम सही। ये अप्रोच सच में काम को बहुत व्यवस्थित बना देती है और गिट जैसे वर्जन कंट्रोल के साथ अगर कोई सिमुलेशन काम नहीं कर रहा तो टीम तुरंत पिछले वर्जन पर रोल बैक कर सकती है। ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
असली दुनिया का कोई भी नेटवर्क एक ही कंपनी के उपकरणों से नहीं बना होता। बिल्कुल नहीं, वो मल्टी वेंडर होते हैं। हाँ, जैसे किसी बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क में कोर राउटिंग शायद सिस्को की हो, सिक्योरिटी पैलो अल्टो की हो और सेंसर्स किसी और कंपनी के। और सबके अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो क्या नेटलैब इस तरह के मल्टी वेंडर वातावरण की जटिलताओं को सटीक रूप से सिम्युलेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और यहीं पर नेटलैब पुराने सिमुलेटर्स को बहुत पीछे छोड़ देता है। असली दुनिया में कमजोरियां किसी एक डिवाइस में नहीं होती। तो कहाँ होती हैं? वो दो अलग-अलग कंपनियों के उपकरणों के बीच होने वाले डेटा एक्सचेंज में होती हैं। एक वेंडर का प्रोटोकॉल दूसरे के पैकेट को कैसे प्रोसेस करता है, मिसकॉन्फ़िगरेशन वहीं होते हैं। समझ गई, मतलब उनके आपसी संवाद में। हाँ, नेटलैब की सबसे बड़ी ताकत इसकी लाइब्रेरी है, जो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स और आईओटी फर्मवेयर को सपोर्ट करती है। तो ये अलग-अलग उपकरणों को एक साथ काम करते हुए दिखाता है। बिल्कुल। जब एक सिस्को राउटर किसी आईओटी डिवाइस से बात करता है, तो नेटलैब उस इंटरैक्शन को वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे वो असली हार्डवेयर पर होता। इससे तो ये पता चल जाएगा कि कोई सुरक्षा ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं बन रहा, जिसका हैकर फायदा उठा सकें। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये मल्टी वेंडर क्षमता बहुत पावरफुल है, लेकिन एक आर्किटेक्ट के नज़रिए से सोचें तो अगर 100 अलग-अलग वेंडर्स के भारी भरकम इमेजेस रन करने हो, तो सर्वर की सीपीयू और रैम तो तुरंत खत्म हो जाएगी। वही मैं सोच रही थी। तो सोर्स मटेरियल में तैनाती या डिप्लॉयमेंट के दो तरीकों की बात की गई है, कंटेनर लैब और केवीएम। हाँ, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। इन दोनों के बीच तकनीकी अंतर क्या है? कोई ये कैसे तय करता है कि कब किसे चुनना है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। कंटेनर लैब और केवीएम दोनों के अपने अपने उपयोग हैं। कंटेनर लैब डॉकर जैसे प्लेटफॉर्म पर आधारित है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को साझा करता है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत हल्का होता है। अगर आपको सैकड़ों छोटे आईओटी उपकरणों का सिमुलेशन करना है, तो कंटेनर लैब काम आएगा। हाँ, ये कुछ ही सेकंड्स में नेटवर्क खड़ा कर सकता है और काम खत्म होने पर तुरंत नष्ट भी कर सकता है। लेकिन इसकी कोई सीमा भी तो होगी। हाँ, कुछ बड़े एंटरप्राइज फायरवॉल को हार्डवेयर तक सीधी पहुंच चाहिए होती है, जो कंटेनर्स में संभव नहीं है। और शायद यहीं पर केवीएम तस्वीर में आता है। एकदम सही। जब फुल वर्चुअलाइजेशन की जरूरत होती है, तब केवीएम का उपयोग होता है। केवीएम यानी कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। हाँ, ये एक हाइपरवाइजर की तरह काम करता है और हर वर्चुअल मशीन को अपना समर्पित सीपीयू और रैम देता है। ये तो बिल्कुल असली हार्डवेयर की नकल हो गई। बिल्कुल। ये बहुत यथार्थवादी है, लेकिन इसमें रिसोर्सेज बहुत लगते हैं। हालांकि नेटलैब इन दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट भी कर सकता है। मतलब भारी उपकरण केवीएम पर और हल्के कंटेनर लैब पर। एकदम सही। ये रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का बेहतरीन तरीका है। ये सच में शानदार है। अब मान लीजिए हमारे हाइब्रिड नेटवर्क डिप्लॉय हो गया है, तो अगला कदम होता है अज्यूम ब्रीच माइंडसेट अपनाना। यानी ये मान लेना कि हैकर अंदर आ चुका है। बिल्कुल। और फिर खुद अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था पर हमला करके देखना। ये एक तरह का आहा मोमेंट है। रक्षा के लिए खुद पर हमला करना ही पड़ता है। तो सोर्स मटेरियल में 3 प्रमुख हमलों के सिमुलेशन की बात है: बॉटनेट स्टाइल ट्रैफिक, मिसकॉन्फ़िगरेशन और लेटरल मूवमेंट। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, पहला है बॉटनेट स्टाइल ट्रैफिक। इसमें आईओटी उपकरणों का एक समूह नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक की बाढ़ ला देता है, जिसे हम डीडॉस हमला कहते हैं। हाँ, इसे हम देखते हैं कि अत्यधिक दबाव में क्या फायरवॉल ट्रैफिक को ब्लॉक कर पा रहा है या नेटवर्क क्रैश हो जाता है। नेटवर्क की सहन शक्ति जांचना। और दूसरा है मिसकॉन्फ़िगरेशन। अक्सर बड़े डेटा ब्रीच किसी तकनीकी कमजोरी से नहीं, बल्कि कमजोर एक्सेस कंट्रोल या गलत राउटिंग की वजह से होते हैं। मानवीय गलतियां? बिल्कुल। नेटलैब में जानबूझकर ऐसी कमजोरियां डाली जाती हैं ताकि देखा जा सके कि हमलावर इसका कैसे फायदा उठाता है। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन जो सबसे खतरनाक लगता है वो है लैटरल मूवमेंट। हाँ, ये सबसे परिष्कृत हमला है। अगर कोई हमलावर किसी कमजोर वाईफाई या सेंसर के जरिए अंदर आ गया, तो वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे फैलता है? इसी क्षैतिज प्रवाह को लैटरल मूवमेंट कहते हैं। तो नेटलैब इसे कैसे मॉडल करता है? नेटलैब में ये ट्रैक किया जाता है कि परिधि की सुरक्षा टूटने के बाद नेटवर्क का आंतरिक ढांचा कितना मजबूत है। मतलब अंदर की दीवारें कितनी पक्की हैं? हाँ, जैसे कोई रेड टीम किसी हैक हुए सर्वर से शुरुआत करती है और अंदर फैलने की कोशिश करती है। नेटलैब ये सब ट्रैक करता है कि वो कौन सा पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या डेटाबेस तक पहुंचने में कितना समय ले रहे हैं। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि हमारा ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक यानी नेटवर्क के भीतर होने वाला संचार कितना सुरक्षित है।
क्योंकि लोग बाहर से आने वाले ट्रैफिक पर तो ध्यान देते हैं, पर अंदर की सुरक्षा भूल जाते हैं। सही कहा। और यहीं पर ब्लू टीम का रोल आता है, रक्षात्मक परीक्षण। नेटलैब में नेटवर्क सेगमेंटेशन और फायरवॉल नियमों की जांच कैसे होती है? ब्लू टीम ये सुनिश्चित करती है कि अगर कोई एंड पॉइंट हैक हो भी जाए तो हमला वहीं तक सीमित रहे। लेकिन ये सब समझने के लिए डेटा बहुत जरूरी है। बिना डेटा के कैसे पता चलेगा कि हमला कैसे हुआ? और यहीं पैकेट कैप्चर टूल्स काम आते हैं, जिन्हें पीकैप टूल्स कहते हैं। हाँ, जब सिमुलेशन में कोई दुर्भावनापूर्ण गतिविधि होती है तो ये टूल्स हर एक पैकेट को कैप्चर कर लेते हैं। और फिर इस डेटा को वायरशॉक जैसे टूल्स में देखा जा सकता है। बिल्कुल, इससे सुरक्षा विशेषज्ञ विसंगतियों को पकड़ते हैं। ये रेड टीम या ब्लू टीम की ट्रेनिंग के लिए अमूल्य है। ये तकनीकी गहराई बताती है कि नेटलैब जैसे टूल आज के समय में क्यों अपरिहार्य हैं। इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। अब अगर हम थोड़ी व्यापक तस्वीर देखें, इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात करें, तो सोर्स मटेरियल बताता है कि आज सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि छोटे बिजनेस भी रैंसमवेयर के निशाने पर हैं। हाँ, और IoT बॉटनेट्स का भी विस्तार हो रहा है। साथ ही क्लाउड और हाइब्रिड नेटवर्क्स ने चीजों को बहुत जटिल बना दिया है। इतना जटिल कि इसे मैन्युअली मॉनिटर करना असंभव है। और सबसे बड़ी चिंता है मालवेयर ऑटोमेशन। मालवेयर अब इंसानी कमांड का इंतजार नहीं करते, वे खुद बहुत काम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का ये जो अप्रोच है, ये इन बदलते रुझानों से कैसे निपटता है? ये अप्रोच अब कोई विकल्प नहीं है, अनिवार्यता है। ये गारंटी देता है कि आपका नेटवर्क सिमुलेशन रिपीटेबल है। मतलब इसे बार बार दोहराया जा सकता है? हाँ, जब भी क्लाउड में कोई बदलाव होता है, टीम उसे तुरंत नेटलैब में सिमुलेट करके देख सकती है कि कहीं कोई कमजोरी तो नहीं आई। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है वो ये है कि आज के समय में खतरों का प्रोएक्टिव सिमुलेशन यानी सक्रिय रूप से हमले की तैयारी करना सबसे जरूरी है। स्थिर लैब्स का युग अब खत्म हो चुका है। नेटलैब जैसी तकनीकें हमारी रक्षा प्रणालियों को अधिक मजबूत और उत्तरदायी बनाती हैं। साइबर रक्षा तो एक शतरंज के खेल जैसी है। आपको हर दिन अपने ही बनाए नेटवर्क को चुनौती देनी होगी ताकि आप हमेशा एक कदम आगे रहें। लेकिन इस सब के बीच सोर्स मटेरियल की एक बात ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। कौन सी बात? उसमें कहा गया है कि स्वचालित मालवेयर अविश्वसनीय गति से नए वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत तेजी से होता है। और पुराने डिटेक्शन सिस्टम उन्हें पकड़ भी नहीं पाते। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। और वो सवाल क्या है? जरा सोचिए, यदि ये स्वचालित मालवेयर सच में इतनी तेजी से खुद को नए नेटवर्क के हिसाब से ढाल सकते हैं, तो साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को अपने इन सिम्युलेटेड नेटवर्क वातावरणों को कितनी बार पूरी तरह से बदलना या रीइन्वेंट करना होगा? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या ऐसा संभव है कि अगर हम अपनी लैब्स को लगातार नहीं बदलते तो हमारी रक्षा प्रणालियां केवल बीते हुए कल के हमलों को रोकने में ही माहिर रह जाएंगी? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। अगर हम कल के युद्ध के मैदान पर आज अभ्यास करेंगे तो हार निश्चित है। बिल्कुल। एक बहुत ही रोमांचक और सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण का समापन करते हैं। ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। नेटवर्क आर्किटेक्चर की इन जटिल गहराइयों को समझने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और नई तकनीकों को सीखते रहें।